शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि टीपू सुल्तान ने ये तारीखी जुमला किस मौके पर दोहराया था? टीपू सुल्तान के साथ गद्दारी करने वालों में मीर सादिक के अलावा और कौन कौन था? टीपू सुल्तान की शहादत की दर्दनाक कहानी असल में है कैसे? और हाँ, शहादत के बाद उनकी रियासत के साथ अंग्रेज क्या कुछ करते रहे? तो दोस्तों, आज की वीडियो में दुनिया में रॉकेट साजी के बानी, अंग्रेज का पिसा हुआ नमक तक ना इस्तेमाल करने वाले टाइगर ऑफ मैसूर और बरसगीर के मर्दे कलंदर टीपू मस्तान औलिया अल मारूफ टीपू सुल्तान शहीद की जिंदगी से मुतालिक 30 दिलचस्प फैक्ट्स आप तक शेयर किए जाएंगे। आप 20 नवंबर 1750 बरोज जुम्मतुल मुबारक बेंगलोर में राजा कृष्णा राज की फौज के एक बहादुर सिपाही सुल्तान हैदर अली के घर में जन्म लेने वाले टीपू सुल्तान अपने वालिद के लिए बहुत खुशकिस्मत साबित हुए। हैदर अली के मुकद्दर जागे और वो मैसूर रियासत के सुल्तान बन गए। नंबर 2, टीपू सुल्तान का नाम उनके वालिद ने फतेह अली रखा था। चूंकि सुल्तान हैदर अली अपनी रियासत के मशहूर सूफी बुजुर्ग टीपू मस्तान औलिया के अकीदतमंद थे, यही वजह थी कि फतेह अली का नाम टीपू मस्तान औलिया के नाम से मंसूब कर दिया गया, जो मुस्तकिल उनके नाम का हिस्सा बन गया। नंबर 3, टीपू सुल्तान को शेर मैसूर के खिताब से नवाजा जाता है। उनकी वजह तस्मिया बड़ी दिलचस्प है। किताबों में तहरीर है कि एक रोज टीपू सुल्तान अपने दोस्त के साथ जंगल में मुहिम पर गए, जहां उन दोनों पर शेर ने हमला कर दिया। तब टीपू सुल्तान की बंदूक कुछ फासले पर गिर गई। ऐसे में उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर फौरी तौर पर बंदूक उठाई और वहीं शेर को मार डाला। उस दिन के बाद से उन्हें शेर मैसूर या बाज रिवायतों के मुताबिक मैसूर का टाइगर कहा जाने लगा। नंबर 4, 17 दिसंबर 1782 में सुल्तान हैदर अली की वफात के बाद उनके 32 साला बेटे टीपू सुल्तान अपने वालिद के छोड़े हुए तख्त पर बराजमान हुए। टीपू सुल्तान ने 80,000 मरबा मील पर फैली हुई अपनी सल्तनत का नाम सल्तनत खुदादादे मैसूर रखा और अपने लिए नवाब टीपू सुल्तान बहादुर का लकब इख्तियार किया। उनकी फौज में 90,000 के लगभग तरबियत याफ्ता फौजी थे। आज की बात करें तो टीपू सुल्तान की रियासत खुदादाद का कैपिटल सरंगापटम हिंदुस्तानी रियासत कर्नाटका के जिला मंडिया का एक छोटा सा शहर है। नंबर 5, टीपू सुल्तान की तलवार बहुत खास थी और दुनिया के नादिर नमूनों में से एक थी। तलवार का वजन तकरीबन 7 किलो 400 ग्राम था, जिसे वुड्स नामी खुसूसी स्टील से बनाया गया था। उस तलवार पर टाइगर की तस्वीर नक्श थी। यहाँ मैं आपको बताती चलूं कि साल 2004 में जब टीपू सुल्तान की तलवार का ऑक्शन किया गया तो इंडिया के अमीर तरीन शख्स विजय माल्या ने वो तलवार 21 करोड़ में खरीदी। नंबर 6, बरसगीर की बदकिस्मती थी कि हैदराबाद दक्कन का निजाम जो कि मुसलमान था, इसी तरह से तमिलनाडु की रियासत अरकाट का नवाब मोहम्मद अली और महाराष्ट्र के मरहटों ने टीपू सुल्तान की ताकत को अपने लिए खतरा समझते हुए अंग्रेजों से इत्तेहाद कर लिया। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों की बढ़ती हुई ताकत को रोकने के लिए तुर्की, ईरान, अफगानिस्तान और फ्रांस से मदद हासिल करने की कोशिशें की, मगर कामयाब ना हो सके। 1787 में अंग्रेजों की हमायत से मरहटों और निजाम ऑफ हैदराबाद ने मैसूर पर हमला कर दिया, मगर शिकस्त खाई। फिर 1779 में तीनों ने मिलकर दोबारा से मैसूर पर हमला किया। ये मैसूर की तीसरी जंग कहलाई, जो 3 साल जारी रही। अंग्रेजों की चालों और अपनों की गद्दारी और बेवफाई से टीपू को अंग्रेजों से सुलह करना पड़ी। तब रियासत ने 3 करोड़ रुपए तावान अदा किया और टीपू सुल्तान को अपने 2 शहजादे अब्दुल खालिक और मोइजुद्दीन को बतौर जमानत अंग्रेजों की तहवील में देना पड़ा। ये दोनों शहजादे 2 साल तक अंग्रेजों के पास रहे। नंबर 7, रियासत खुदादाद के लोग टीपू सुल्तान से बहुत मोहब्बत करते थे। मौरख लिखते हैं कि उस मौके पर अवाम ने अपनी खून पसीने की कमाई उनके कदमों में निछावर कर दी, हत्ता कि औरतों ने अपने जेवरात तक खजाने में जमा करा दिए। नंबर 8, सुल्तान टीपू को अंग्रेजों से इस कदर नफरत थी कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी का बना हुआ नमक इस्तेमाल नहीं करते थे। नंबर 9, शहीद टीपू सुल्तान साइंस के दिलदादा थे। उनकी रियासत में कई फ्रांसीसी लोग जॉब करते थे जो बंदूक और घड़ी साजी के शोबे से वाबस्ता थे। नंबर 10, सुल्तान टीपू ने अपनी रियासत में अंग्रेजों के साथ तजारत को ममनू करार दिया और गैर मुल्की मसनूआत पर पाबंदी लगा दी। असलहा साजी से लेकर कपड़े, बर्तनों की तैयारी, लकड़ी के सामान, रेशमी मसनूआत और लोहे वगैरह की सनत में रियासत मैसूर न सिर्फ खुद कफील हो गई बल्कि बहुत सारे सामान बरामद भी करने लगी। नंबर 11, टीपू सुल्तान बागबानी की तरफ बहुत ज्यादा झुकाव रखते थे। वो गैर मुल्की मुअज़्ज़िज़ीन से बीज और पौधों की कई अक़साम मांगते। बेंगलोर का लाल बाग बोटानिकल गार्डन टीपू सुल्तान ही ने बनवाया था। नंबर 12,
रियासत मैसूर की खुशहाली का एतराफ उस जमाने के एक अंग्रेज ने इन अल्फाज में किया था कि मैसूर हिंदुस्तान में सबसे सरसब्ज इलाका है, यहाँ टीपू की हुक्मरानी है और मैसूर के बाशिंदे सबसे ज्यादा खुशहाल हैं। नंबर 13, शहीद टीपू सुल्तान की दीनदारी का ये आलम था कि जंगों में मसरूफ रहने के बावजूद उनकी कोई नमाज कज़ा नहीं हुई। वो हर वक्त बावजू रहा करते थे। इबादतों का शौक उनकी गुट्टी में पड़ा था और रोजाना सुबह कुरान मजीद 1 घंटा पढ़कर अपने मामूलात में लगने के आदी थे। नंबर 14, कम लोग जानते हैं टीपू सुल्तान की मैसूर रियासत के लोग मराठी और कन्नड़ा जुबान बोलते थे, लेकिन वहां की सरकारी और दफ्तरी जुबान फारसी थी। नंबर 15, दुनिया में रॉकेट और मिसाइल साजी का मौजूद टीपू सुल्तान को समझा जाता है, जिन्होंने 1792 की जंग में अंग्रेजों के खिलाफ पहली बार रॉकेट बड़ी कामयाबी से इस्तेमाल किए और दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी थी। हिंदुस्तान के साबिक सदर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने टीपू सुल्तान को दुनिया के पहले जंगी रॉकेट का मौजूद करार दिया था। उनके बनाए हुए रॉकेट का मॉडल आज भी लंदन के एक म्यूजियम में मौजूद है। टीपू सुल्तान की तरफ से अंग्रेज साम्राज्य के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली तोपें भी ब्रिटिश म्यूजियम लंदन की जीनत हैं। नंबर 16, अमेरिका के खलाई तहकीक के अदारे नासा के म्यूजियम की एक दीवार पर टीपू सुल्तान के इजाद करदा रॉकेटों और मिसाइलों की तस्वीर आवेजा हैं। नंबर 17, टीपू सुल्तान ने एक प्रिंटिंग प्रेस भी लगवाया था जिसमें एक हफ्त रोजा कौमी अखबार छपता था। उनके अपने हाथ से लिखी हुई डायरी लंदन की ब्रिटिश लाइब्रेरी में रखी गई है। नंबर 18, टीपू सुल्तान का दौर अवामी फलाह बहबूद के हवाले से एक सुनहरा दौर था। उनकी तामीर करदा इमारतें, बागात, मसाजिद आज भी उनके कमाल फन और ज़ौक़ का पता दे रही हैं। इस वक्त बेंगलोर में वाक़या रियासत कर्नाटका की हाई कोर्ट की इमारत भी टीपू सुल्तान ही की तामीर करता है। नंबर 19, टीपू सुल्तान के हवाले से एक बहस हमारे यहाँ जारी रहती है। कुछ लोग ये कहते हैं कि उनकी दाढ़ी थी, जबकि कुछ लोग इससे इनकार करते हैं। सुल्तान टीपू के सवानह निगार लिखते हैं कि कुदरती तौर पर उनकी दाढ़ी नहीं थी या बहुत कम थी, इसलिए ज़ाहिरी शक्ल और सूरत के लिहाज से उन्हें आलम नहीं समझा जाता था। टीपू सुल्तान शहीद एक सच्चे मुसलमान और सोमो सलात के पाबंद थे। उनकी दीनदारी का आलम यह था कि जब टीपू सुल्तान ने शाही महल के साथ मस्जिद आला तामीर करवाई तो उसके इफ्तिताह के मौके पर ऐलान किया कि मेरी ख्वाहिश है कि इस मस्जिद का इफ्तिताह वो शख्स पहली नमाज पढ़ा कर करे जिसकी कोई नमाज कज़ा ना हुई हो। ये ऐलान सुनकर किसी को आगे बढ़ने की हिम्मत ना हुई तो बिलाखिर टीपू सुल्तान ये कहते हुए आगे बढ़े कि अल्हम्दुलिल्लाह साहिबे तरतीब हूँ और मेरी कोई नमाज कज़ा नहीं हुई। फिर टीपू सुल्तान ने नमाज पढ़ाई। नंबर 21, फरवरी 1799 में अंग्रेजों, निजाम और मरहटों के मुत्तहिदा अफवाज ने तीनों अतराफ से मैसूर पर चढ़ाई कर दी। शिकस्त अब की बार भी उन्हीं का मुकद्दर थी, लेकिन शातिर अंग्रेज ने एक चाल चली। उन्होंने दौलत का लालच देकर टीपू सुल्तान के खास वज़रा मीर सादिक, मीर गुलाम अली लंगड़ा, मीर कमरुद्दीन, मीर मोइनुद्दीन और वजीर मालियात पूर्णिया को अपने साथ मिला लिया। मीर सादिक ने अंग्रेजों को सरंगापटम के किले का नक्शा फराहम किया और पूर्णिया अपने दोस्तों को तनख्वाह देने के बहाने पीछे ले गया। टीपू ने मुहासरा करने वाले अंग्रेजों के खिलाफ भरपूर मज़ाहमत की और किले को बंद करवा दिया, लेकिन गद्दार साथियों ने मीर सादिक के हुक्म पर दुश्मन के लिए किले का दरवाजा खोल दिया और किले के मैदान में जबरदस्त जंग छिड़ गई। इसी दौरान बारूद के जखीरे में आग लग जाने के बायस मज़ाहमत कमजोर हो गई। उस मौके पर रियासत खुदादात में काम करने वाले एक फ्रांसीसी ऑफिसर ने टीपू को भाग जाने और अपनी जान बचाने का मशवरा दिया। तब टीपू सुल्तान ने पलटकर ये तारीखी जुमला दोहराया, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। और फिर टीपू सुल्तान 4 मई 1799 के रोज दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हो गए और यूं सरंगापटम में रियासत मैसूर का परचम हमेशा के लिए सरनिगू हो गया। शहादत के वक्त टीपू सुल्तान की उम्र 48 साल 5 माह और 14 दिन थी। नंबर 22, मौरख लिखते हैं कि टीपू सुल्तान की शहादत को कई घंटे गुजर जाने के बावजूद अंग्रेज ऑफिसर उनके रौब और दबदबे के बायस उनके करीब ना जा सके। मगरिब के वक्त टीपू सुल्तान के जस्ते खाकी को देखकर अंग्रेज जनरल हैरिस बेख्तियार पुकार उठा था कि आज से हिंदुस्तान हमारा है। नंबर 23, आप टीपू सुल्तान की जरत और बहादुरी का अंदाजा यूं लगा लें कि वो हिंदुस्तान में ताजे बरतानिया के लिए इतना बड़ा खतरा थे कि उनकी शहादत पर बरतानिया में कौमी सतह पर जश्न मनाया गया। नंबर 24, टीपू सुल्तान की शहादत के बाद अंग्रेज उनकी रियासत पर काबिज हो गए। टीपू सुल्तान के तख्त की बोली लगाई गई, लेकिन कोई इतने महंगे तख्त को खरीदने की सकत ही नहीं रखता था। तो फिर अंग्रेज सरकार ने उनके तख्त के पुर्जे पुर्जे कर दिए, तब जाकर उस तख्त को फरोख्त किया गया। नंबर 25, टीपू सुल्तान की जाए शहादत पर आज भी लाखों लोग हाजिरी देते और उनकी लाजवाल कुर्बानियों को याद करते हैं।
टीपू सुल्तान की आखिरी आरामगाह गुंबद सुल्तानी कहलाती है, जो सरंगापटम के लाल बाग में वाक़ है। नंबर 26, जनवरी 1919 में जाड़े के मौसम और सख्त सर्दी में अल्लामा इकबाल लाहौर से 2000 से भी ज्यादा किलोमीटर का सफर करके सरंगापटम पहुंचे, जहां उन्होंने टीपू सुल्तान के मजार पर मराकबा फरमाया। बाहर निकले तो रोने की वजह से आपकी आंखें सुर्ख हो रही थी और सूज चुकी थी। किसी ने पूछा, हजरत आपने इतनी देर मराकबा फरमाया है, हमें भी बताइए कि आपको वहां से क्या फैज हासिल हुआ। अल्लामा इकबाल ने जवाब दिया कि वहां से एक पैगाम मिला है कि अगर इस दुनिया में मर्दों की तरह जिंदा रहना मुमकिन ना हो तो मर्दाना वार जान कुर्बान कर देना ही जिंदगी है। नंबर 27, टीपू सुल्तान को अरबी, फारसी, उर्दू, फ्रांसीसी, अंग्रेजी समेत कई जबानों पर दस्तरस हासिल थी। वो मताले के बहुत शौकीन थे और उनके जाती कुतुबखाने में कई हजार किताबें थी। नंबर 28, शहीद टीपू ने ख्वाबनामा के नाम से एक किताब भी लिखी, जिसमें उन्होंने अपने तमाम अफकार और नजरियात को बड़ी खूबसूरती से कलमबंद किया। नंबर 29, टीपू सुल्तान कहा करते थे, लोग बदी तो हंस हंस कर करते हैं, लेकिन उसके नतायज रो रो कर भुगतते हैं। अंग्रेज हिंदुस्तान और मुसलमान दोनों के लिए खतरा और दुश्मन हैं। उनके वजूद से वतन की सरजमीन को पाक करना इस्लाम और मुल्क दोनों की सबसे बड़ी खिदमत है। जिस कौम में गद्दार पैदा होने लगे, उस कौम के मजबूत कले भी मिट्टी के घरोंदे साबित होते हैं। नंबर 30, पाकिस्तान में टीपू सुल्तान के उन्वान से एक उर्दू फिल्म बन चुकी है, जिसमें लेजेंडरी एक्टर मोहम्मद अली ने उनका किरदार निभाया था। जबकि बॉलीवुड में पिछले चंद सालों से ये खबरें सामने आ रही हैं कि ग्लोबल फिल्म्स के बैनर तले टीपू सुल्तान फिल्म बनाने की तैयारियां हो रही हैं, जिसमें एक्टर शाहरुख खान या फिर अक्षय कुमार को मेन रोल मिलने की कयास आराइयां हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी।